ओके डियर फ्रेंड्स, विश्व इतिहास आरंभ किया है और विश्व इतिहास का पहला मैंने लेक्चर लिया और आपको अपना पूरा तरीका बताया। हमने अपने अध्यापन का पर्पस बताया आपको, हम लोगों का लक्ष्य क्या है उसे हमने स्पष्ट किया, आपको पढ़ना कैसे इस बात की जानकारी दी, क्वेश्चन का टाइप भी मैंने बताया। लेकिन अब समय आ गया है हम लोग रेगुलरली क्लास में उन चीज़ों को विस्तार से करें। आपको विश्व इतिहास के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना, आप केवल और मेरी अध्ययन सामग्री पढ़े, उसको इतना सुटेबली तैयार किया है आपके लिए कि आप उसकी रीडिंग देते हुए निकल जाएंगे और अगर 2 बार 3 बार जितनी बार रीडिंग दे सके उससे ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। और विस्तार से सब कुछ दी हुई है और बड़ी सहज ढंग से दी हुई है, आप वहाँ बड़ी सहजता महसूस करेंगे, आपको कहीं भी कठिनाई नहीं महसूस होगी। कि ये प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक यूरोप, यहाँ पर यूरोप के बजाय हम अगर अब टाइटल को थोड़ा विश्व कर दें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मैं कुछ बातें आपका विश्व का भी करने जा रहा। हालांकि मैं यहाँ पर आपका पीपीटी का यूज कर रहा, इन पीपीटी के साथ साथ मैं पर्याप्त बोर्ड वर्क भी करता रहूंगा और जहाँ मैं बोर्ड वर्क करता रहूंगा वहाँ आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखें। लेकिन हाँ, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा सिलेबस तो लगभग 18वीं सेंचुरी से शुरू होता है, लेकिन हम 18वीं सेंचुरी से पढ़ाना शुरू करें तो ये विश्व इतिहास का पार्ट आपका अपना नहीं होगा। और फिर एक दूसरा भी व्यवधान आएगा कि बाकी विषयों में भी आप अगर बहुत पीछे जाना चाहेंगे, कि आपके मन में जिज्ञासा नहीं होती कि रोमन साम्राज्य कौन था, आपके मन में जिज्ञासा होती कि ईसा मसीह कौन थे, किन लोगों ने उन्हें क्रूसीफाई किया, दुनिया के प्रमुख धर्म कौन है, कन्फ्यूशियसवाद क्या है, ये सब मैंने अध्ययन सामग्री में भी दी हुई है। दुनिया के प्राचीन साम्राज्य क्या थे, दुनिया में भारत का क्या स्टेटस था, ये तमाम चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी है। कैसे ईसाई और इस्लाम के बीच का संघर्ष हुआ, दुनिया 18वीं सेंचुरी से पहले कैसी थी, तो अगर उसकी जानकारी ना हो तो मुझे तो सफोकेशन होने लगेगा। और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में यही महसूस किया था कि जब हमारा सिलेबस शुरू होता है हम डायरेक्ट अपने सिलेबस पर चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम विषय वस्तु के साथ जुड़ नहीं पाते, उसमें जुड़ने में काफ़ी वक्त लग जाता है। वैसे क्या होगा अगर आप हमारे साथ चलेंगे और इस तरीके से चलेंगे तो बड़ी आसानी से आपका जुड़ाव हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्राचीन और मध्यकालीन और फिर आधुनिक। आधुनिक इसलिए मैंने कहा कि आपका सिलेबस आधुनिक में भी 18वीं सेंचुरी से शुरू हो रहा है और जिसे आप आधुनिक यूरोप कहते हो, जिसको आधुनिक पश्चिम का उद्भव कहते हो, वो प्रक्रिया शुरू हो गई 14वीं सेंचुरी के बाद। और 18वीं सेंचुरी से पहले ये 4 शताब्दी का जो इतिहास है, दैट इज द फॉर्मेटिव फेज ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। हम उसके पूरे वर्ल्ड का तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ यूरोप का। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा इससे अवगत कराते हैं कि हमारे सामने मुद्दा क्या है। यह हमने कल इसको जिक्र किया था, मुझे लगता है दोबारा आप लोगों के सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का लेक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ है परिवर्तन को रेखांकित करना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन को रेखांकित करना। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक यह जानकारी आपको दे रही है कि जब हम समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो पता नहीं हमारे मन में ऐसा सवाल क्यों नहीं उठता कि भाई ये समाचार पत्र छपना कब शुरू हुआ, चाय लोगों ने कब पीना शुरू किया, हमारे पूर्वज क्या करते थे। हम ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, खिड़की से बाहर झांक रहे होते हैं, सोचते हैं कि हमारे पूर्वज के समय ये आगे ट्रेन की यात्रा शुरू कब हुई, हमारे पूर्वजों को जब ट्रेन उपलब्ध नहीं थी तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे। मतलब माइंड बॉगलिंग, ये सब ऐसे ऐसे सवाल हैं जो एक बच्चों के मन में, क्लास 6 और 7 के बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए कहा जाता है। और हम जब इतने एडवांस स्टेज में हैं तो पहले हम भी क्यूरियोसिटी पैदा करें, भाई कैसे। तो हमें परिवर्तन को रेखांकित करना है। आप परिवर्तन को जब रेखांकित करना है तो फिर एक कहावत चरितार्थ हो जाती है, आपने नाम सुना होगा, चिकन एंड हेन सिंड्रोम। मतलब हमारे सामने पहला मुद्दा उपस्थित होगा कि मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ, व्हाट केम फर्स्ट। मतलब अगर परिवर्तन हो रहा है तो एक तो वैचारिक परिवर्तन यानी विचारधारा में होने वाला परिवर्तन, दूसरा आर्थिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, अ, राजनीतिक परिवर्तन है। तो एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं, हाँ, इसमें ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर कौन है। तो अब इसमें विचार करते हैं। तो चलिए, कार्ल मार्क्स ने एक उपकार या अपकार जो कहिए वो कर दिया, जिसको मार्क्सवाद कहते हो, वो आर्थिक परिवर्तन को तरजीह दे दी। तो हम लोग अपनी व्याख्या में चालाकी से आर्थिक परिवर्तन को थोड़ा नीचे और बाकी परिवर्तनों को उसके बाद रखेंगे। ओके, हालांकि उसके बाद का मतलब है कि अब ये, इसको देखो, ये राउंड फिगर बन रहा है, तो वैचारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, और फिर मुड़कर आर्थिक परिवर्तन पर भी आता है। फिर आर्थिक परिवर्तन सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक आदि परिवर्तनों का की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो बदले में ये राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन भी आर्थिक परिवर्तन को आकार देता है। एक म्यूचुअल प्रोसेस है, इसको हम वन मैन डायलॉग नहीं कहेंगे, म्यूचुअल प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस के तहत हम व्याख्या कर पाते हैं। अब प्राचीन विश्व इतिहास के अध्ययन को यूरो केंद्रित क्यों माना जाता है, पहले मुद्दा हम लोग यह उठा रहे हैं कि विश्व इतिहास के अध्ययन को यूरो केंद्रित क्यों माना जाता है। मैं थोड़ा सा इधर हट जाऊं फिर आपसे डिस्कस करता हूं कि विश्व इतिहास के अध्ययन को यूरो केंद्रित क्यों माना जाता है। पश्चिमी विचारकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विश्व की महान भौतिक एवं वैचारिक उपलब्धियां पश्चिमी विश्व में ही प्रकट हुई तथा पश्चिम से ही उनका प्रसार विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुआ। देखिए,
जब हम विश्व इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा यह उठना चाहिए कि विश्व की व्याख्या, जैसे लगता है यूरोप केंद्र में है और हम लोग परिधीय क्षेत्र, तो केंद्र जब घूमता है तो परिधियां घूमती हैं। मतलब हमने यूरोप से केवल लिया ही लिया, यूरोप को कुछ दिया नहीं। तो इसका मतलब है कि यूरोप और शेष दुनिया के बीच एक हायरार्की बन जाती है। इसको यूरोप केंद्रित विचार करते हैं। जैसे कई बार आप लोग भी पढ़ते होंगे तो आप लोगों को भी आपत्ति होती है, क्योंकि आप ही के बीच में रहता हूँ, तो कई बार बच्चे स्वयं प्रश्न कर देते हैं कि सर, कहा जाता है समुद्रगुप्त इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट नेपोलियन समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया, ऑफ फ्रांस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट समुद्रगुप्त had appeared nearly 1600 years earlier। तो अब ये एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है। हम इसका कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इस सब तरह की चीजें लगता है कि एक सावन के अंधे को हरी हरी दिखाई देता है, यूरोप का चश्मा पहना हुआ है और बाकी महाद्वीपों में जो भी देखता है उसको यूरोप से जोड़ने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं यूरोप केंद्रित विचार। तो जब दुनिया में साम्राज्यवाद था, आप ही समझिए, जब यूरोप की सेना जो चारों तरफ लूट खसो, जब यूरोप के लोग संसाधनों को दुनिया में लूट रहे थे, दुनिया जो आप देखोगे इसी इतिहास में देखोगे, आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। दुनिया के बाकी क्षेत्रों में जब उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों का दोहन किया, उस समय उन्होंने केवल हमारे संसाधनों को ही नहीं लूटा, हमारी सोच को भी लूट लिया। आपको सोच को कैसे लूट लिया, तो हमारे सामाजिक विज्ञान की व्याख्या वे करने लगे। आप मान सकते हो कि थर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, जो पुराने उपनिवेश हैं, आज भी हमारे मानविकी या सामाजिक विज्ञान पर किन चिंतकों का वर्चस्व है? पाश्चात्य चिंतकों का। समाजशास्त्र हो, आप कह सकते हो मनोविज्ञान हो, आप राजनीतिक शास्त्र हो, इतिहास हो, हर जगह पश्चिमी चिंतक बैठे हुए और अपने ढंग से तथ्यों को तुड़ मरोड़ा। एक तरह से उनका यह भी एक प्रकार का साम्राज्यवाद है। इसको आप क्या कहोगे, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहिए, हमारी सोच को बदलना है। तो ये कहते हैं इसको यूरोप केंद्रित विचार। हालांकि जब उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली और जब सभी राष्ट्र के रूप में संगठित होने लगे, तो सबने अपने अपने इतिहासकार पैदा किए, उन्होंने यूरोप केंद्रित विचार को चुनौती दी। परंतु यूरोप केंद्रित विचार को टूटने में भी बहुत समय लग गए, और फिर टूटे भी हैं तो फिर नए सिरे से यूरोपीय चिंतक उनमें कुछ न कुछ उसको बड़ी चालाकी से उसमें पश्चिमी श्रेष्ठता को लादने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण। अब हम आपको बताते हैं यूरोप केंद्रित विचार से सहमत होना क्यों कठिन है। ये मैंने बिल्कुल ही आपको स्पष्ट कर दिया कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं एशिया एवं अफ्रीका में विकसित हुई, तथा पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, तथा उत्तर पूर्वी अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता, इसकी थोड़ी बाद की चीन की सभ्यता थी। जहां तक यूरोप का सवाल है तो यूरोप की प्राचीनतम सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, ऊपर वर्णित सभ्यताओं से बहुत बात की, वो उन सभ्यताओं से बहुत बात की। उसी प्रकार प्रथम वैश्विक साम्राज्य की स्थापना यूरोप में नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में हुई, तथा इसे अखमेनी साम्राज्य के नाम से जाना गया। इतना तक कि यूरोपीय पुनर्जागरण के उद्भव में भी पूर्वी सभ्यताओं का योगदान रहा। अब देखिए, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा और भी इलेबोरेट करते हैं। हालांकि आपको चूंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड वर्क इस पर नहीं करवा रहा। मैं सोच रहा कि पीडीएफ भी आपके पास चला ही जाएगा। और सबसे जो जेम है कि आपकी अध्ययन सामग्री जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की दी गई है, इतनी सुपर अध्ययन सामग्री के घर पर आप पढ़ोगे तो आपको ये सारे विचार वहाँ पर लिखे मिलेंगे। लेकिन जब आप लेक्चर सुनकर जाओगे फिर उन्हें पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का दुगुना उत्साह है। जैसे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले हम एक बात करते हैं, 18वीं सदी तक नहीं आते हैं, पहले मानव इस पृथ्वी पर वॉक किया, जब मानव इस पृथ्वी पर चला वहीं पर नहीं था। तो अगर वैसे भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, तो जब मानव गतिविधियां इस पृथ्वी पर शुरू हुई तो उसे आप कहते हो पाषाण काल। ओके, खैर पाषाण काल को भी अपनी सुविधा से उसको विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नौ पाषाण, जो आपको कल्चर वगैरह इंडियन हिस्ट्री वाले कॉलम में आप देखो। तो अब जब नौ पाषाण काल पर आए तो मानव जब पूरा पाषाण पर था और मध्य पाषाण काल पर था, तब तो मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। मतलब उनका जीविकोपार्जन था, उस जीविकोपार्जन की पद्धति बिल्कुल अलग थी। वो शिकार करते थे या जो खाद्य संग्रह है वो खाद्य संग्रह करके अपना जीवन पालते थे। लेकिन जब वो नवपाषाण काल पर आए तब वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की अवस्था में आ गए। अब वो खाद्य का उत्पादन कर रहे हैं, केवल ऐसा नहीं रह रहा है कि उन खाद्य का संग्रह कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो जब वो खाद्य उत्पादक के स्टेज में आए तब समुदाय की भावना आई, अस्थायी जीवन जीने लगे, खेती की शुरुआत हुई, पशुपालन वगैरह को नियमित रूप में शुरुआत हुई। लेकिन अब तक वो धातु का उपयोग नहीं। जब वो धातु का उपयोग करने लगे तब कहलाया ताम्रपाषाण काल। और ये सब चीजें आई है लगभग, मैं समझता हूँ लगभग 6-7 हजार, यानी अगर आप देखोगे, अगर बहुत अर्ली जाओगे पश्चिम एशिया में, तो पश्चिम एशिया लीडिंग है इसमें। तो पश्चिम एशिया में 8-9 हजार वर्ष पहले खेती की शुरुआत हुई। और अब तो इंडिया में भी स्कॉलर्स कहते हैं 7,000 ईसा पूर्व, लेकिन हाँ वही 7-6 हजार ईसा पूर्व में इंडिया में भी खेती की शुरुआत हुई। तो अब खेती वगैरह की शुरुआत हो रही है पश्चिमी यूरोप वगैरह में, देखोगे उत्तरी यूरोप में थोड़ा और लोग पीछे चल रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई। तो अब जब तांबे का प्रचलन शुरुआत हो गया ताम्रपाषाण काल, और जब तांबा धातु आ जाएगा तो प्रोडक्शन और भी बढ़ेगा।
तो अब दुनिया में कुछ ऐसी सभ्यताएँ आई, अभी लोहे का प्रचलन, ऐसा नहीं कि लोग लोहे नहीं जानते हैं। लोहे में एक समस्या है कि आप अगर लोहे का उपयोग करोगे तो सबसे बड़ी चुनौती होती है लोहे को गलाओगे कैसे? क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो मानव ने जो पहला धातु आरंभ किया उपयोग करना, वो धातु तांबा था, वो लोहा नहीं था। तो अभी तांबे पर ही लोग थे, तो लोगों ने कुछ किया कि कुछ एक समुदाय ऐसे थे जो थोड़ा ज़्यादा प्रगतिशील निकले, और उस समुदाय ने कुल मिलाकर उन्होंने तांबे में टीन मिला दिया, और तांबे में टीन मिलाकर कांसे को डेवलप कर दिया, उसको कांसा बोलते हैं। अब वह समुदाय आगे बढ़ गए, उन समुदाय ने नगर बना लिए, उन समुदाय ने सभ्यता जैसी चीज डेवलप कर ली। तो अब दुनिया की तीन प्राचीनतम, मतलब दुनिया की सबसे जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, मैं धीरे धीरे आपको पूरा वर्ल्ड का मैप खींचना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं यूरोप आऊंगा तो मैं टेढ़ा मेढ़ा ही सही बोर्ड पर भी मैप बना दूंगा, और आप लोग हमारे साथ फॉलो करोगे। आप यह मानकर नहीं चलो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पर, आप यह मानकर चलना कि आप गेटवे ऑफ नॉलेज में, ये गेटवे ऑफ नॉलेज है, इसमें आप घुस रहे हो, जिससे आपको बहुत सारे अन्य विषयों के जो दरवाजे हैं वो भी खुलेंगे। तो अगर ऐसा सोचोगे तो आप और भी इंजॉय करोगे इसे। अब देखो, यह तो मैंने पश्चिम एशिया का पर्शियन एम्पायर का मैप है। कोई भी यहाँ वर्ल्ड मैप तो पूरा नहीं है जो मैं आपको दिखा सकता, ये रोमन साम्राज्य है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया वगैरह है, इससे पूरब आप जाओगे तो फिर, और पश्चिम एशिया से आप जान ही रहे हो, पूरे वर्ल्ड मैप को सामने रखोगे तो भारत वगैरह पहुंच जाओगे। अब उतना हम पीछे नहीं गए हैं इसमें, इसलिए हम थोड़ा उसका मैप हमने इसमें नहीं लिया है, लेकिन बातचीत के क्रम में थोड़ा मैं ज़्यादा पीछे चला गया। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली हुआ कि इधर इस तरफ अगर आप देखोगे तो भारत है, और ये पश्चिम एशिया, और इसके देखो ये आप नीचे जाओगे अरबिया रीजन, तो ये यहाँ से एक सॉरी, यहाँ से आपको लाल सागर मिला, और लाल सागर के बगल में यही मिस्र है। तो दुनिया की तीन प्राचीनतम सभ्यताएं यूरोप में नहीं आई, एशिया में और अफ्रीका में आई। और एशिया में, अफ्रीका में देखोगे दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, आज भी तुम देखोगे मिस्र का नाम सुना है, वो मिस्र दुनिया की प्राचीनतम ऐसा क्षेत्र था जो सभ्य होने वाला क्षेत्र था, वो सिविलाइज हुआ। तो 3000 ईसा पूर्व में वो सभ्यता पनपी। हालांकि अब तो आज भी अटकलबाजियां चल रही है, हड़प्पा सभ्यता भी पीछे, कई बार तुम पेपर में पढ़ते हो तो पीछे का वो 8000 वर्ष पहले ले जाते हैं। घबराना नहीं, जब तक वो टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं हो जाएगा हम उसको कम से कम आपके लेखन में देने वाले नहीं। तो ये मिस्र में आ गया। इधर जब मैं एशिया में आता हूँ तो पश्चिम एशिया में एक सभ्यता आ गई जिसे आप कहते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता। और फिर यहाँ से आप भारत में जाते हो तो भारत में उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, दुनिया की तीन प्राचीनतम सभ्यताओं। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो बचपन में कुल अक्षर ज्ञान की तरह बच्चे प्राप्त, हाँ सिंधु सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता में एक थी। फिर जब हम हायर सेकेंडरी में आए तो वही चीज रटते रहे। फिर जब ग्रेजुएशन में आए तो ठीक है। बाद में जब मैंने महसूस किया, कहा कि भाई तो बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है कि वर्ल्ड की तीन प्राचीनतम सभ्यताओं में भारत की सभ्यता थी। हालांकि उस सभ्यता का पतन हो गया, और केवल भारत की सभ्यता ही नहीं, हड़प्पाई लोगों ने जो उन्नत सभ्यता बनाई, जितना नगरीकरण जितना बेहतर बनाया, जितना सुव्यवस्थित जीवन जिया, और जो नागरिक सुविधाएं भोगी, वो समकालीन विश्व में कहीं नहीं संभव, नहीं संभव है। एक स्कॉलर ने तो इतना तक कहा कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पैमाना बनाया जाए, जिसमें आप कभी पढ़ते हो यार इंडिया 130 पोजीशन से 100 पर आ गया, तो 77 पर आ गया, मतलब हमारा दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पर सारी सुविधा, जितनी सुविधा बढ़ाओगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। किसी क्रिटिक ने कहा कि अगर दुनिया में उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैमाना होता तो हड़प्पाई लोग दुनिया में सबसे पहले लोग थे जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्लाई किया। मतलब उनका सबसे हाईएस्ट उनको मार्क्स मिलता, अंक मिलते, सबसे ऊंचे फर्स्ट रैंक पर होते पूरी दुनिया में। इतना बढ़िया उनकी सुविधा थी, उनकी सड़कें, उनके मतलब माप तौल का जो यूनिफॉर्म सिस्टम था, पॉइंट्स तो खैर नहीं मिला है, लेकिन जो उनका नगरीय व्यवस्थित नगर व्यवस्था थी, और जिस तरह से व्यापारियों को किसी भी सभ्यता में, आप मेसोपोटामिया में जाइए तो वहाँ पर पुरोहितों का बोलबाला था, मिस्र में जाइए तो आज भी मिस्र का पिरामिड आप देखते हो, मिस्र के शासक डिक्टेटर की तरह शासन करते थे, और लोगों को दबा कर, सता कर और फिर शासन करते थे। और हड़प्पा में व्यापारी थे जिन्होंने लोगों को लूटा कम और लोगों के जीवन की सुविधाएं ज़्यादा बढ़ाई। ऐसी चीज़ें आपको बड़ा दुर्लभ मिलती है। खैर चलिए, थोड़ा हम नॉस्टैल्जिक हो गए कि हम लोग दुनिया में उस विकास के लेवल पर के रह गया होता तो क्या होता। खैर चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब इसके चीन के अलावा देखोगे तो आपको चीन की सभ्यता इसके बाद की है, वहाँ शांग सभ्यता हुई थी, ये थोड़ा इसके बाद की है। और जहाँ तक यूरोप की सभ्यता कहोगे तो यूरोप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, यहाँ पर आप यूरोप देख रहे हो, ये जो जगह देख रहे हो, यही ये जगह है जिसको तुम यूनानी क्षेत्र कहते हो, यही यूनान का क्षेत्र था। यूरोप की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र तो इस क्षेत्र में आई है यूरोप की। अब शुरू तो आरंभ तो थोड़ा पहले हुई, लेकिन इसका जो क्लासिकल मॉडल है, वो क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल, मैं तो आपके मन में जिज्ञासा, मैं दोनों शब्द स्पष्ट करूंगा। इसका जो क्लासिकल मॉडल है, वो क्लासिकल मॉडल इसमें बताया जाता है कि डेवलप हुआ 500, लगभग 550 से 338, 338 ईसा पूर्व में। इसका क्लासिकल चरण, क्लासिकल उस शब्द को बोलते हैं
कि जब कोई भी समुदाय है, कोई भी कला है, कोई भी साहित्य है, जब विकास के एक खास मॉडल पर पहुँच जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह मानदंड बन जाता है, उस मानदंड को हम क्लासिकल कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल। इसके लिए क्लासिकल शब्द आता है। ये सभ्यता को किस तरह से माना गया? तो क्लासिकल सभ्यता कहा गया। ओके? तो एजुकेशन का साहित्य है, इनकी कला है, उस विकास के खास स्तर पर पहुँच गई तो क्लासिकल कहा। जैसे इसको जब हम क्लासिकल यूनान और रोम की सभ्यता है, उसको एक क्लासिकल मॉडल भी माना जाता है, क्लासिक्स माना जाता है। खैर चलिए, अब हम आपके मन में फिर दूसरा प्रश्न खुल आ रहा होगा, इसमें पहले उसका उत्तर दे दूं कि सभ्यता होती क्या है? हम सभ्यता कहेंगे किसे? तो देखो, प्राचीन काल में, जब अति प्राचीन काल था, उसमें संस्कृति का मतलब होता था कि अगर कोई समुदाय है, वो किसी खास क्षेत्र में निवास कर रहा है, उनका खान-पान, रहन-सहन या जीवन पद्धति एक खास क्षेत्र के लोगों की होगी। अब अगर किसी खास क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति किसी भी कारण से उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा जाए और इतना उम्दा है कि बाकी क्षेत्र में वो फैल जाए और एक मानदंड के रूप में स्थापित हो जाए, तो उसको हम कहते थे सभ्यता। यानी संस्कृति एक खास क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति, और जब वो जीवन पद्धति एक बड़े क्षेत्र में स्थापित होकर एक मानदंड का रूप ले लेती है, उस जीवन पद्धति को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सभ्यता। उसको सभ्यता कहा जाता है। सो हियर यू फाइंड द टू टर्म्स, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति, ये दो शब्द के आधार पर इसके बीच का विभाजन। आप कहते हो हड़प्पा सभ्यता, आप बोलते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने अपने जीवन का एक खास स्तर का विकास कर लिया है, दैट्स व्हाई वो सभ्यता। एक दो और क्राइटेरिया है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई समुदाय जब नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वो सभ्यता है। एक दूसरी व्याख्या यह दी जाती है कि अगर लोग लिपि का प्रयोग करना, लिपि स्क्रिप्ट समझती ही होगी, लिपि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो सभ्यता। इस तरह से अपना थोड़ा इसके एक से अधिक विचारी संदर्भ है। क्या चलिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में यूनान की सभ्यता बहुत बाद की है। इससे पहले 3 सभ्यताएं आ गई है, चीन की सभ्यता, और एक आपको और भी आश्चर्य होगा, जिस लैटिन अमेरिका को, जिसको आप कहते हो अमेरिकी महाद्वीप को बाद में यूरोपीय लोगों ने दबाया है, वहां भी एक प्राचीन सभ्यता पनपी थी, जिसको माया सभ्यता बोलते थे। और जो माया सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम वो भी मतलब उन हड़प्पा सभ्यता जितनी पुरानी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद वह भी कम से कम यूनान की सभ्यता से पहले तो माया सभ्यता अवश्य आ चुकी है। इस प्रकार से देखते हो कि दुनिया में कुछ सभ्यताएं पनपी। अब इसके बाद मुद्दा यह उठता है कि दुनिया में प्राचीनतम साम्राज्यों में कौन कौन साम्राज्य थे। एक बार हम उत्तर पश्चिम से देखना शुरू करते हैं। तो माना जाता है, जैसे पीछे अभी आपको एक साम्राज्य दिखा था, मैं ये देखिए, ये पर्शियन एम्पायर है। पर्शियन मतलब ईरानी साम्राज्य। ये 500 ईसा पूर्व आपको दिख रहा है। इसकी आपको, आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उत्तर पश्चिम में सिकंदर को जीतने से पहले आपको सूचना मिलेगी, ये मौर्योत्तर काल की बात बता रहा हूँ, कि सिकंदर के आक्रमण से पहले आपको सूचना मिलेगी वहां पर डेरियस प्रथम का आक्रमण हुआ था। और डेरियस प्रथम और उसके उत्तराधिकारी क्षयास ने उत्तर पश्चिम के भूभाग पर कब्जा बनाए हुए था, जहां से तक्षशिला वगैरह उसी के अंतर्गत था, उत्तर पश्चिम में पंजाब में। और इधर मगध साम्राज्य जब फैल रहा था इंडिया में, वहां पर ईरानी साम्राज्य का प्रसार हो रहा था। जब ईरानी साम्राज्य का प्रसार होगा तो सिकंदर के साम्राज्य का उदय होगा, फिर सिकंदर उस क्षेत्र को जीतेगा। तो खैर, यहाँ पर ये जो आपका ईरानी साम्राज्य, इसको आप पहला ग्लोबल इंपायर मान लो। अब देखो, ये ग्रीस है, ये आप यहाँ आते हो यूनान से शुरू, तो इस बॉर्डर से शुरू होता है, यूनान से थोड़ा सा ईस्ट, यूनान आप क्रॉस करोगे, यहाँ दुनिया ये क्षेत्र है, यहाँ नहीं, यहाँ से शुरू होता है ईरानी साम्राज्य। और ऐसी आप समझ सकते हो कि इस तरह से होते हुए यह इंपायर और पहुंच जाता है अराल सी और कैस्पियन सी, तो सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में बैक्ट्रिया, हिंदू कुश, ये सब लेते हुए, जोडोसिया, बल्टिस्तान वगैरह लेते हुए, जो पर्शियन गल्फ का कॉर्नर है, यहाँ तक लेते हुए, और तब यह आ जाता है उत्तर पश्चिम भारत में। इतना बड़ा साम्राज्य, इसको पहला ग्लोबल इंपायर कहते हैं। ईस्टर्न यूरोप से शुरू हुआ, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम भारत तक ये साम्राज्य फैला। दुनिया का पहला ग्लोबल इंपायर आप कह सकते हो। खैर चलिए, 600 के बाद इस साम्राज्य का पतन हुआ। और यहाँ जो आप देख रहे हो यूनान, तो यूनान में, ग्रीस में तो छोटे छोटे नगर राज्य हैं जिसका नाम है, उन नगर राज्यों का भी अपना नाम है। एक का नाम है, अब इसका नाम आपको, मैंने जानबूझ के फैक्ट्स को यहाँ कम करने की कोशिश की, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ये तो आपकी समझदारी डेवलप करने के लिए मैंने दिया है। तो यहाँ पर अगर आप इनके नाम पर थोड़ा सा नजर डालोगे तो आप देखोगे, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन क्लास में, एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, थीव, ये सब नगर राज्य थे। और माना जाता है कि संभवतः आरंभिक गणतंत्र भी थे, इसको रिपब्लिक भी कहा जाता है। हालांकि आश्चर्य है कि भाई रिपब्लिक कैसे है। तो खैर एनीवे, तो ये आपको छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में यहाँ पर स्थापित है।
और इसके आगे ऊपर एक मैकेडोनिया जगह थी, जो यूनान में ही था। वहाँ पर एक महत्वाकांक्षी शासक फिलिप का उद्भव हुआ। फिलिप, ये फिलिप और कोई नहीं, सिकंदर का पिता था। और ये फिलिप अति महत्वाकांक्षी था। वो अपने क्षेत्र का विस्तार, अपने राज्य का विस्तार करते हुए ये जो नगर राज्य है, ये नगर राज्य जिसको यूनानी नगर राज्य कहते हैं, इसमें एथेंस है, स्पार्टा है वगैरह थी। तो इसमें इन नगर राज्यों को उसने जीत लिया। इन नगर राज्यों को पर्शियन साम्राज्य नहीं जीत पाया, क्योंकि आप लोगों ने 300 करके एक मूवी भी देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे पर्शियन एम्पायर के साथ जो 300 सोल्जर्स लड़ गए थे वो स्पार्टा के। तो आपने देखा होगा। तो लेकिन ये सिकंदर के पिता फिलिप ने इसे जीत लिया, और फिलिप की मृत्यु के बाद 336 बीसी में सिकंदर का सिंहासन होंगे। तब सिकंदर अब विस्तार की नीति अपनाया, और जैसे पहले आपने यहाँ सिकंदर का एम्पायर तो शायद नहीं है मैप में, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सिकंदर ने जब वहां से फैलना शुरू किया, तो जिस जिस जगह पर ईरानी साम्राज्य फैला हुआ था, उसने ईरानी साम्राज्य को नेस्तनाबूद करते उसने इजिप्ट को भी जीता सिकंदर। और इजिप्ट को जीतते हुए इन क्षेत्रों को बढ़ती हुई सिकंदर इसलिए कहता है कि दुनिया का साम्राज्य बनाया। और बचपन से हम लोग सुनते थे कि सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था, तो कई बार हम लोग भी बहुत चकित रह जाते थे कि उसमें वर्ल्ड का साइज क्या होगा। आप घबराना मत, मैंने अपनी अध्ययन सामग्री में पहला मुद्दा उठाया, आप उसको पढ़ना, फिर क्लास के बाद, क्लास से पहले पढ़कर आए होगे एक बार, तो और भी मेरे लिए अच्छा है, सौभाग्य की बात है। अगर नहीं आए होगे तो कोई बात नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ, आप घर पर जाकर दोबारा उसको पढ़िए। तो वहां पर मैंने पहला मुद्दा यही उठाया हुआ है कि प्राचीन काल में दुनिया की परिधि क्या थी। जैसे आज तो दुनिया बहुत बड़ी, था कि देखो प्राचीन काल में तो दुनिया छोटी ही थी, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में, जिसको आप रोमन साम्राज्य कहते हो, या मध्य, हाँ मतलब यूरोप मान लो, यूरोप में उत्तरी भी यूरोप, क्योंकि रोमन साम्राज्य तो वहीं तक नहीं पनपा हुआ है, आगे तक गया हुआ है। तो आप उत्तर पश्चिम यूरोप के कुछ भाग को छोड़कर, या आप कह सकते हो यूरोप से शुरू होती थी दुनिया, और वह यूरोप से होते हुए वह एशिया और अफ्रीका का तटीय क्षेत्र, अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है उसको खोजा गया है 19 सेंचुरी, क्योंकि उसमें घने जंगल होते थे, बहुत खतरनाक मच्छर होते थे, तो एडवेंचर उसमें घुसते नहीं थे। वह स्थिति 19 सेंचुरी में आई, घबराई नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैसिन गन का आविष्कार होगा, जब कुनैन जैसी मेडिसिन का आविष्कार होगा जो मलेरिया के मच्छर के लिए दवा का काम कर सकता है, तब लोग उधर जाएंगे। नहीं तो तटीय क्षेत्र में यूरोपीय लोग अपनी कॉलोनी बनाएंगे। तो एंशिएंट टाइम में देखोगे तो विशेष रूप से आपको उत्तरी पूर्वी अफ्रीका तो पार्ट था ही, तो अफ्रीका का कुछ तटीय क्षेत्र, एशिया, एशिया में आपको पूरा एशिया कर सकते, पूरा एशिया प्रकाश में था और बहुत संपन्न महाद्वीप था। इसमें आप कहोगे तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, फिर दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, ये समस्त चीजें लाइट में थी प्राचीन काल में, और यूरोप लाइट में थी, और अफ्रीका के तटीय क्षेत्र। अमेरिकी महाद्वीप तो बहुत आगे आया है, आपके पूरे वर्ल्ड कार्टोग्राफी में अमेरिकी महाद्वीप कब जुड़ा है? 15वीं सदी के अंत में, तो कोलंबस इसको खोजेगा, लेकिन अभी तो उसके लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मोर और लेस यही मध्य काल की भी सीमा है। हाँ, मध्य काल में थोड़ा यूरोप में और भी आप पश्चिमी छोर की तरफ चले जाओ, नहीं तो बस वही मध्य काल और एंशिएंट टाइम की सीमा है हमारे साम्राज्य की, हमारे की परिधि है। तो सिकंदर तो यहाँ यूरोप के कॉर्नर से शुरू कर चुका है, दक्षिण पूर्वी यूरोप से, और पहुंच चुका है उत्तर पश्चिम भारत तक। अब ब्यास नदी के पूरब भी वो जाना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने जाने से इनकार कर दिया, तो सिकंदर की यात्रा यहाँ रुक गई। तो दूसरा बड़ा साम्राज्य सिकंदर का साम्राज्य है। खैर, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पतन हो गया, और फिर उसके साम्राज्य के पतन के बाद फिर आपको सूचना मिलती है कि उसके जो कुछ 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे, उन्होंने आपस में उसके साम्राज्य को विभाजित कर दिया। अब तीसरा साम्राज्य से मैं आपको परिचय कराऊंगा, वह साम्राज्य है रोमन साम्राज्य। अब देखिए, ये जो जगह है, ये आपको इटली दिख रही है, ये आपको यूनान की जगह है। तो सबसे आरंभिक सभ्यता यहाँ पनपी, और यूनान की सभ्यता को क्लासिकल सभ्यता भी मानी जाती है, और यूनान की सभ्यता की कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है। उन विशेषताओं को आप समझिए। मतलब जैसे यूनान के लोग हैं, कहने के लिए गणतंत्र थे, लेकिन वर्स्ट प्रकार का राजतंत्र इसे थोड़ा बेहतर ही होता। देखिए यूनानी लोगों का जीवन क्या है। यूनानी लोग, ये यूनानी समाज है, वो 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग है जो कहलाता है पैट्रिशियन, कुलीन है, वो कुछ नहीं करता है, वो दासों के श्रम पर पल रहा है। और दूसरा है स्लेव्स, दास। तो क्या करना है, तो बड़े बड़े लैंड के प्लॉट हैं, उस पर हजारों दासों को पकड़कर उसे खेती करवाई जाती है। कुलीन के पास वक्त ही वक्त, तो कुलीन अपने हॉबीज को इनकलकेट कर रहा है। इसलिए आज भी तुम यूनान को देखोगे, तो यूनान की जो प्राचीन सभ्यता, उसमें आपको बहुत ज्यादा उत्सव, खेल और आनंद का, मान इस भौतिक सुख के प्रति यूनानियों के आकर्षण की चीजें आपको दिखेगी। जैसे देखो, अब दास है, वो खेती कर रहे हैं, वो उत्पादन कर रहे हैं। जो कुलीन है, वो अब बैठे बैठाए हैं, तो वो अपने समय को ऐसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो कुलीन क्या कर रहे हैं, तो व्यायाम करते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं, गुड एक्सरसाइज। दूसरा, तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, वो व्यायाम का हिस्सा है, एक्सरसाइज का। और फिर वो अध्ययन बहुत करते हैं। यूनानियों ने बहुत बुद्धिजीवियों को और बहुत सारे विशेषज्ञों को पैदा किया है।
यूनान वह जगह है जहाँ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक, जैसे गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर भी है वो, और फिर दुनिया का पहला फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, और पहला चिकित्सक हिपोक्रेटस। ये सब तो मैंने कुछ बताई, ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं वहां पैदा हुई। लेकिन अब यही हम नहीं कर सकते कि भारत में प्रतिभाएं नहीं थी। भारत में अगर हम एंशिएंट टाइम में काउंट करने लगे तो यूनानियों से भी संख्या बढ़ जाएगी। और दर्शन के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान है वो आप जानते हो, वो चीज़ मैं यहाँ नहीं छेड़ना चाहता। यूनान का एक बहुत बड़ी दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनान ने जो अचीवमेंट प्राप्त किया, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता ने दुनिया पर रूल किया, तो यूनानियों को बड़ी पब्लिसिटी मिली। और हम लोग तो कॉलोनी बन गए, तो एंशिएंट टाइम में तो हमें पब्लिसिटी मिली थी, अरब वालों ने पब्लिसिटी दुनिया में हमारी दी थी। लेकिन फिर हम उपनिवेश बन गए, फिर पतन हो गया एशिया का, वो पब्लिसिटी बीच में ही रह गई, इंडिया की और चाइना की। इंडिया और चाइना एक दो सभ्यताएं हैं जो वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। चाइना ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। चाइना को आप देखेंगे तो उसका इतिहास भी आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। प्राचीन चीन बहुत गौरवपूर्ण, मध्यकाल में चीन की जो दुर्दशा हुई है, शायद किसी मध्यकाल, विशेष रूप से आप आधुनिक काल के आरंभ में कहेंगे कोलोनाइजेशन हुआ है, तो चीन की जो दुर्दशा हुई है वो शायद ही किसी और की हुई होगी। और फिर उसके बाद जब चीन का जब लिबरेशन हुआ, जब कम्युनिस्ट चाइना आया, विशेषकर जो आर्थिक उदारीकरण हुआ है, तो चीन का जो अब फिर पुनः उत्थान हुआ है, तो दुनिया का एक सुपर पावर बन गया। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता, इस तरह से दुनिया में अप्स एंड डाउन्स आपको एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक होते रहेंगे। और उससे जब आप इतिहास को देखते हो तो अपनी जिज्ञासा से उन चीज़ों पर आप नजर डालो। तो ये इन्होंने, मैंने कहा कि दास से खेती करवाते थे, उस सिस्टम को लैटफुलिया सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या थी कि हमारे यहाँ दास थे प्राचीन काल में, दासों पर आधारित उत्पादन प्रणाली नहीं थी। हमारे यहाँ अधिकांश दास थे वो घरेलू दास थे, घरेलू डोमेस्टिक स्लेव्स। इसलिए जब मेगास्थनीज भी आया है, जो यूनानी राजदूत है और मौर्यों के दरबार में रहा है, तो मेगास्थनीज ने भी अपने विवरण में लिखा है में दास नहीं होते थे। मेगास्थनीज को दास दिखे ही नहीं, यहाँ के दासों की स्थिति इतनी अच्छी। वहाँ पर हजारों के हजार दास खेती में लगाया जाए, लैटफुलिया सिस्टम कहलाता है। वहाँ के जो कुलीन है वो व्यायाम करते हैं, उत्सव करते हैं, खेल खेलते हैं, और मदिरा पान छक्कर करते थे, जीवन को उत्सव की तरह देखते थे। इसलिए तुम देखोगे ओलंपिक खेल जो दुनिया में आया वो प्राचीन यूनान में आया, क्योंकि यूनानी लोगों को सही। और उसके अलावा मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं, आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पर गांधार मूर्ति कला की शैली आई। और भारत में जो प्रचलित मूर्ति कला की शैली, तो उसमें तुम देखोगे बड़ी बड़ी पीठ और उदर वाली मूर्तियां, जो लगता है लुंजपूर्ण शरीर। और जब आप गांधार शैली को देखोगे मूर्ति कला का, तो बिल्कुल ही लगेगा जिम बिल्ट बॉडी है, पूरा व्यायाम या कसरत किया हुआ बॉडी। कैसे संभव हुआ? तो इसलिए संभव हुआ क्योंकि वह जो गांधार कला है उसमें जो शरीर सौष्ठव है वह यूनान से ली गई, यूनानी मूर्तियों से। और यूनान में लोग शरीर बहुत अच्छी प्रिपेयर करते थे, इसलिए वहाँ की जो मूर्तियाँ भी है वो बहुत एक्सलेंट है। उसमें आपको जो फिजिकल एनाटॉमी है उसको इतना बढ़िया से प्रस्तुत किया गया कि लोगों का शरीर वैसा होता था। ये बताना चाहते कि यूनान की सभ्यता अब, लेकिन यूनान की सभ्यता का पतन हो गया, और बाद में उसको सिकंदर के पिता फिलिप ने 338 ईसा पूर्व में लगभग इसको जीत लिया, तो ये सभ्यता का पतन हो गया। अब इसके देखो, अब ये जो जगह इटली आपको दिख रही है, इसके थोड़ा सा दक्षिण में और सॉरी इसके थोड़ा पश्चिम में और उत्तर में एक दूसरी सभ्यता पनपी, जिसे रोम की सभ्यता कहते हैं। कि अगर यूनानी लोगों का दृष्टिकोण ज्यादा बौद्धिक था, तो रोमन लोगों का दृष्टिकोण ज्यादा व्यावहारिक। तो यूनानी लोग तो साम्राज्य नहीं बना पाए, रोमन लोगों ने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और रोमन साम्राज्य देखते देखते विशाल साम्राज्य का रूप लेकर चला गया। देखिए ना, आपके ब्रिटेन जो उसके थे रोमन साम्राज्य, तो ये क्षेत्र ब्रिटेनिया ये कहलाता है, ये रोमन एम्पायर, मानी ये ज्वाइंट रोमन एम्पायर है पूरा। और ये पूरे यूरोप में लगभग फैल गया, उत्तरी यूरोप तक फैल गया। कोई जर्मनी उससे बाहर है, ये जर्मनिया क्षेत्र देख रहे हैं ये। और इनका एक पार्ट उसके अंतर्गत है, बाकी उधर नॉर्वे स्वीडन अलग है, वो उस समय तक पैदा भी नहीं हुआ था। ये जो आप देखो फ्रांस भी इसी का पार्ट है, फ्रांस एक गैलिया और का पार्ट है, और स्पेन वगैरह सब इसका पार्ट है। और सबसे बढ़कर जैसे देखो इसमें विशेषकर जब ये उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र देख रहे हो, कुछ मिस्र का पार्ट है, बाकी मोरक्को वगैरह का जो पार्ट है, इसको कार्थेज का साम्राज्य है। यहाँ पर आपको पिंक दिख रहा है, ये कार्थेज के साम्राज्य का कभी रोमन साम्राज्य के साथ कभी मुकाबला होता था। बाद में रोमन साम्राज्य ने कार्थेज के साम्राज्य को जीत लिया, और जब कार्थेज के साम्राज्य को जीत लिया तो रोमन साम्राज्य और भी विशाल हो गया। रोमन साम्राज्य, यह साम्राज्य समझो कि लगभग 509 ईसा पूर्व में रोम एक छोटा सा राज्य था, धीरे धीरे देखते देखते विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। और पहली सदी के लगभग में दो महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी आए, पॉम्पियो और जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का नाम सुना होगा, प्लेब या शेक्सपियर का। उनके अंतर्गत साम्राज्य का और भी ज्यादा विस्तार हुआ, और कार्थेज के साम्राज्य को लगभग 146 ईसा पूर्व में जीत चुका था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। थर्ड सेंचुरी तक ये साम्राज्य का इतना बड़ा साइज हो गया, अनमैनेजेबल, कि ये साम्राज्य का दो पार्ट में विभाजन हो गया।
पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है वो यूनान की सभ्यता से अधिक प्रभावित है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्षेत्र इधर हो गया। पता नहीं दोनों विभाजित आपको इसमें मैप में है कि नहीं, शायद नहीं। तो ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य देखो, ये यूनान से शुरू होगा और ये इधर तक चला आएगा। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ोगे, वहाँ पर भी आपको एक नाम मिलेगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बीजेंटियन साम्राज्य। ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्षेत्र है, उसी का एक दूसरा नाम है बीजेंटियन साम्राज्य, उसी का नाम। ये आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य हुआ, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य कहीं ध्यान रहे, एक नाम और भी है, वो नाम आप मिस मत करना, बीजेंटियन साम्राज्य। बीजेंटियन साम्राज्य पार्ट आपका है, उस पार्ट का नाम है पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये दो पार्ट में बढ़ गया, ये पार्ट और ये पार्ट। तो अभी फिलहाल इसको फिलहाल यहीं छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। थर्ड सेंचुरी में दो पार्ट में बट गया है और इस पर आगे देखते हैं। आगे देखोगे जो जर्मनिया क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर जर्मन लोग थे जो असभ्य थे। यहाँ पर तो सभ्यता आ चुकी है, ये असभ्य या अर्ध बर्बर या अर्ध सभ्य थे, जनजातीय लोग, तो बड़े लड़ाकू थे। आज भी तुम देखोगे वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की भूमिका मानी जाती है। आज भी अगर आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा, वहाँ जो विलेन दिखाया जाएगा उसमें जर्मन को दिखाया जाता है, क्योंकि जर्मन लोग आरंभ से आक्रामक माने जाते थे। तो उसी क्रम में जो अर्ध बर्बर जो जर्मन लोग हैं, वो पूर्वी रोमन साम्राज्य तो अभी नहीं, वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर हमला करेंगे। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर हमला करेंगे, जहाँ पर क्वीनों पर आधारित पद्धति है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का मुकाबला करना चाहेगा, लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य का मुकाबला करने से पिछड़ जाएगा, नहीं कर पाएगा, पराजित हो जाएगा। अब पराजित हो जाएगा तो अब ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो यूरोप में एक व्यवस्था कायम होगी, जिस व्यवस्था को हम सामंतवाद के नाम से जानेंगे। लेकिन अभी आप प्रतीक्षा करिए, मैं सामंतवाद की भी चर्चा करूंगा मध्यकालीन यूरोप में, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी थोड़ी सी झलक देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैंने अध्ययन सामग्री में इतना सिस्टमेटिक दे दिया है कि इसके बाद जाकर आप एक बार पढ़ लोगे तो आप खुद बताना हमें, आपको याद हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको उस कोर्स का पार्ट तो है नहीं, एक दिमाग में एक स्वाभाविक फ्लो से चलने देना और एक समझ में आ जाए। याद हो जाने के बजाय, याद तो कभी भी नहीं हो सकता, लाइन को याद करना नहीं है, बस एक समझ डेवलप करने की कैसे चेंज हुआ। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये दो पार्ट में बटे हुए। अब देखिए, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य विघटित होकर और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, और इससे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ। इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य अभी बचा हुआ है, और ये 1000 वर्षों के बाद इसका विघटन होगा, वो भी हम लोग देखें। ये हुआ तात्कालिक राजनीति। अब मुझे जिज्ञासा हो रही है कि भाई थोड़ा अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। तो माना जाता है कि जो साम्राज्य होता है, उस साम्राज्य में इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होती है, क्योंकि देखो, साम्राज्य पालना या साम्राज्य बनाना कोई हंसी खेल नहीं है, हाथी पालने के बराबर है। अगर आप हाथी पालते हो तो आपको हाथी के चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप